हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे भाई, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। आज हम लोग चर्चा किस चीज पर करने वाले हैं? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश का परावर्तन हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है फिजिक्स की, ठीक है, जिसमें हम प्रकाश के अपवर्तन पर चर्चा करेंगे। आपको 1 से 2 क्लासेज में प्रकाश की अपवर्तन भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, आपके समय को बिना बर्बाद किए हुए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं फटाफट कमेंट करिए, धराधर अपना नाम कमेंट करते जाइए और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? आप कहिएगा सर जी, उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन अगर हम इसे हिंदी में देखें तो प्रकाश का अपवर्तन है, लेकिन हम अगर अंग्रेजी में बात करें बच्चों, हाँ, ये आपके फिजिक्स का चैप्टर 2 है और जिसे हम अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। पिछली क्लास की तरह फिर से एक बात बताइए, आपने पिछली क्लास में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया गया था प्रकाश का परावर्तन। मेरे बच्चे, किन किन बच्चों को याद है जल्दी से कमेंट करो कि प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहला क्या बताए थे। सबसे पहले हम चर्चा किए थे उसी के बारे में जिस पर इसमें भी चर्चा करने वाले हैं, प्रकाश। आखिर प्रकाश कहते किसको हैं बताइए? तो हम जानते हैं ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। यानी कहने का मतलब बच्चों यह हुआ कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश होनी ही चाहिए। अगर है प्रकाश तो आप उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखिएगा और नहीं है तो उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो प्रकाश फिर से आपको समझ में आ गया। प्रकाश कार्य कैसे करता है, इन चीजों पर हम चर्चाएं कर चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपने देखा कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती थी, सतह से टकराकर वापस लौटती थी, उसे प्रकाश का हम परावर्तन कहते थे। यहाँ क्या होगा? प्रकाश की किरण टकराकर वापस नहीं लौटेगी, यहाँ पर प्रकाश की किरण उस वस्तु में चली जाएगी। लौट गई तो परावर्तन और उसी में घुस गया तो अपवर्तन। जाएगा कहाँ? तो उसको हम माध्यम कहते हैं। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश। एक माध्यम से कहाँ जाएगा? दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। आप कहेगा सर ये पल्ले नहीं पड़ा, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल है बच्चों, अगर हम एक यहाँ पर अपने यहाँ एक बर्तन लेते हैं हम, और इस बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लिए। इस बर्तन में हमने क्या रख दिया? थोड़ा सा पानी रख दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करिए, एक टॉर्च लेकर के यहाँ पर आप टॉर्च जलाइए, ठीक है। एक टॉर्च कहिएगा जी सर बिल्कुल, हमने एक टॉर्च ले लिया और हम यहाँ पर एक टॉर्च क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं, ठीक है। जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाने पर इस टॉर्च से प्रकाश निकलती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल, हाँ निकलती तो है, जो प्रकाश की किरण निकलती है जब बिल्कुल यहाँ तक सीधी आती है, ऐसे एकदम सीधा आएगा प्रकाश का किरण, और यहाँ दर्पण के इस सतह पर आकर के वापस यह प्रकाश की किरण दर्पण की इस सतह से आएगा। सॉरी, दर्पण का गया यहाँ पानी के इस सतह पर आकर के, ठीक, और यहाँ से ये पानी में प्रवेश करना शुरू करेगा। हालांकि ऐसे आया है तो इसको प्रवेश ऐसे कर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे प्रवेश ना करके थोड़ा सा क्या होगा? मुड़ जाएगा। थोड़ा सा क्या करेगा? ये मुड़ जाएगा। बच्चों ज्यादा नहीं, हल्का ही मुड़ता है, थोड़ा सा मुड़ेगा। जाना वैसे चाहिए लेकिन वैसे ना जाकर के हल्का सा क्या हो गया? मुड़ गया, हल्का सा मुड़ा। और इसी मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और यह जहां से मुड़ा है इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से हम मुड़ा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। मुड़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित किरण कहेंगे। मुड़ने वाले को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। देखिए एक ही चीज आप हर एक चीज आप एक ही डायग्राम में समझ जाएंगे। मुड़ने वाले प्रकाश को कहेंगे अपवर्तित। अपवर्तित अपवर्तित किरण। जैसा कि आपको पता है जो प्रकाश की किरण आती है ना उसे हम आपतित कहते हैं, आने वाले को आपतित किरण कहते हैं। यह हमारा प्रकाश का स्रोत है। टॉर्च कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यह प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्लियर है? प्रकाश का स्रोत है, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है। यह जो हम एक लंबवत रेखा खींचे हैं इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। हम बच्चों इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्लियर है?
जो मुड़ा उसको अपवर्तित किरण, और वैसे जाना ये चाहिए, काल्पनिक खींच दिए हैं लाइन जिससे आपको पता चले कि कैसे जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए एक बिंदु है, जिस बिंदु पर से यह मुड़ा है, इस बिंदु को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आ करके मिला इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए पानी पहले, सॉरी, ये जो टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है ना, यह टॉर्च का प्रकाश पहले कहाँ पर था, तो पहले हवा में है, वायु में टॉर्च हमने जलाया, तो वायु एक माध्यम है, वायु क्या है, एक माध्यम है, ये पहला माध्यम है वायु जो है ना, यह भी एक माध्यम है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कहने का मतलब वायु से यह प्रकाश कहाँ प्रवेश किया, तो अब कहेगा सर पानी में, जल में प्रवेश किया, तो जल हमारा एक और माध्यम हो गया। इसको हम मान लेंगे बच्चों माध्यम 1, इसको हम मान लेंगे माध्यम 2, फर्स्ट माध्यम और सेकेंड माध्यम। देखिए अब एक बात अब हमें बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो आप कहिएगा सर हवा में प्रकाश तेजी से चलेगा, हम ही हैं, मान कर चलो अगर हमको यहाँ से दौड़ने के लिए कहा जाए, चलने के लिए कहा जाए, तो हम तेजी से कहाँ चलेंगे, वैसे हवा यहाँ भी है, हवा में हम चल रहे हैं खूब तेजी से इधर से इधर, लेकिन अगर यहाँ पर घुटना भर पानी हो और तब हमको बोले कि चलो, क्या हम इतना स्पीड में, जितना स्पीड में हवा में चल रहे उतना स्पीड में पानी में चल पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं चल पाएंगे, पानी में इतने स्पीड में कैसे चलेंगे, नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा तेजी से चलती है, प्रकाश ज्यादा मतलब स्पीड से चलता है, और पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है वायु की अपेक्षा, ठीक है। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। आप कहेगा यहाँ पर दिक्कत होगी सर कि हमेशा जरूरी थोड़ी है कि पानी दे देगा और हमेशा जरूरी थोड़ी है कि वायु ही दे देगा। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, पानी वायु के अलावे कांच दे देगा, हीरा दे देगा, बहुत सारे पदार्थ आपको दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पदार्थ दे देंगे तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको कुछ मानिए, और मानिए नहीं, इसका नाम कुछ है, ठीक है। देखिए जिसमें पदार्थ की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की, सॉरी पदार्थ कहा गया है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे विरल माध्यम। तो वायु हमारा यहाँ पर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। और जहां प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक यानी ज्यादा होगी पानी में, तो इसको हम लोग कहेंगे सघन माध्यम, ठीक है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि किस में कम है प्रकाश की चाल और किस में ज्यादा होगी प्रकाश की चाल। तो ये निर्भर करता है बच्चों इसके घनत्व के ऊपर। प्रकाश की चाल निर्भर करता है किस पर, घनत्व के ऊपर। जिस पदार्थ का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, यानी उनके कणों के बीच में स्थान जितना ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल उतना ज्यादा होगी। सॉरी, हाँ, घनत्व ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, घनत्व ज्यादा मतलब हुआ कि उसके कणों के बीच में ना स्थान कम रहेगा, ठीक है। जैसे जल का घनत्व ज्यादा है, मतलब जल के जो कण होंगे ना, जल के जो पार्टिकल होंगे ना, वो काफी नजदीक नजदीक में होंगे, तो उससे निकलने का रास्ते नहीं मिलता है, इसके लिए वहां पर लोग धीरे धीरे चलते हैं। हवा में, हवा के कण जो होते हैं, जो गैस के रूप में होते हैं, कण चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, वो उड़नशील होते हैं, तो उड़ते भी रहते हैं वैसे भी, ठीक है, गति करते रहते हैं। तो वहां पर जो है ना प्रकाश की चाल क्या होती है, तेजी से निकल जाती है, क्योंकि रास्ता उसको मिल जाता है। उधर गैस का कण घूम रहा है, गैस का कण उधर घूम रहा है, बीच में खाली पार हो गए, ठीक है। तो वो चीज है। लेकिन पानी है, पानी में दिक्कत है, पानी में सारे के सारे कण, एक बाल्टी पानी है तो एक बाल्टी पानी में ही कण घूम रहे हैं, हवा को बाल्टी में आप रख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो अब समझ में आया कि जिनका घनत्व ज्यादा होगा, देखिए घनत्व अगर ज्यादा है, क्या है, घनत्व ज्यादा वाले को क्या कहेंगे, तो जिसका घनत्व ज्यादा है बच्चों उसे हम लोग सघन कहेंगे, और जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विरल कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों चाल की, प्रकाश के चाल की, ठीक है, तो ज्यादा घनत्व वाले यानी सघन माध्यम में चाल कम रहता है, चाल कम होगा, और विरल माध्यम में चाल क्या होगा, अधिक होगा। इस विरल माध्यम बच्चों चाल क्या हो जाएगा हमारा, तो अधिक हो जाएगा। क्लियर है। सघन माध्यम में चाल कम होता है और विरल माध्यम में चाल अधिक होता है। चीजें क्लियर है कि कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेगा सर जी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है। आने वाले प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं, मुड़ने वाले को अपवर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर मुड़ा आपतन बिंदु कहते हैं, उसके बीच एक लंबवत रेखा खींचे उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। ऊपर वाला जो माध्यम था, पहला माध्यम, उसको माध्यम 1 कहते हैं, इसको माध्यम 2 कहते हैं। माध्यम 1 में हवा था, माध्यम 2 में वायु है। हमको पता है कि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है क्योंकि उसके बीच कणों की पकड़ कम होती है, यानी कि उसका घनत्व कम होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। यहां तक बातें क्लियर है। अब आते हैं हम अपने परिभाषा की तरफ कि सर जी सबसे बड़ी चीज है ना
कि आखिर यह तो प्रकाश का अपवर्तन है, इस प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा क्या होगा, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसका परिभाषा क्या है। तो कहेंगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन अगर आपसे पूछे तो कहिएगा कि प्रकाश के किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, ठीक है, पथ परिवर्तित होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो उसके पथ में परिवर्तन आता है, वो विचलित हो जाता है, पथ विचलित होना उसको कहते हैं, ठीक है। उसी पथ में परिवर्तन आने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी पथ में परिवर्तन आने की क्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो कहेगा जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपतित किरण, बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण माध्यम परिवर्तन होने के बाद मुड़ती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। जिसका पथ विचलित होता है वो अपवर्तित किरण कहलाता है बच्चों। जिस बिंदु पर मुड़ती है या मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर खींचे गए लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है। ये सब आप पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर में भी, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो विरल माध्यम कहलाता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। सघन माध्यम का घनत्व तो ज्यादा होगा तो चाल कम होगा, विरल माध्यम का घनत्व तो कम होगा तो चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है चीजें यहाँ तक। अगर आपको कोई भी समस्या यहाँ तक है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए। चलिए बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुड़ा है, ठीक है। हमने देखा कि ये प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, आते 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 यहाँ पर मुड़ गया, तो किधर मुड़ा, यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचे हैं, इस अभिलंब को ही मान करके चलते हैं। तो ये अभिलंब जो खींचे हैं तो ये प्रकाश का किरण अभिलंब की तरफ मुड़ा है कि अभिलंब से दूर मुड़ा है, दूर भागा है। तो मुड़ा तो है, तो अभिलंब के दिशा में मुड़ा है, जाना इसको उधर चाहिए था, चला इधर आया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन में, इस बात को याद रखिएगा हमेशा, विरल से कहाँ जाएगी, सघन में जा रही है, ठीक है। जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा कि उसके नजदीक में आएगा, तो कहेगा अभिलंब के नजदीक, अभिलंब की ओर लिख दीजिए, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, इसका उल्टा, सघन से कहां चला गया बच्चों, विरल में चला गया, तो अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। यहां अभिलंब की ओर आया था, कभी अभिलंब की क्या हो जाता है, दूर भी भाग जाता है। क्लियर। चलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछिए, नहीं तो इसको हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, सारे के सारे बच्चे जब जिसको मन होता है वैसे क्लास नहीं आइए, सारे के सारे बच्चे एक निर्धारित समय पर अपने रेगुलर टाइम पर क्लास में ज्वाइन करिए, ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। क्लासेस चाहे ऑनलाइन की हो चाहे ऑफलाइन की हो, ज्वाइन आपको समय पर ही करना चाहिए, तभी आप शुरू से हर एक चीज़ को सीख पाइएगा। जिसको जब जैसे जहाँ मन होगा वहाँ पर ज्वाइन करिएगा, जब जितने बजे मन होगा उतने बजे ज्वाइन करिएगा, तो कभी कुछ भी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो मैं ही सारे बच्चों को कहेंगे कि सारे के सारे बच्चे टाइम पर क्लास अपना ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। माध्यम समझ में आ गया, अपवर्तन समझ में आ गया, अब प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है समझ में आ गया। अब हम आते हैं इस प्रकाश के चाल पर, हम बात करेंगे किस पर, अभी हम बात भी कर रहे थे कि चाल ज्यादा होगा कम होगा, प्रकाश की चाल। सबसे पहले कोई पूछे आपसे कि प्रकाश की चाल कहते किसको है, ठीक है। तो किसी माध्यम में प्रकाश जितनी तेजी से चलती है, उसकी जो स्पीड है चलने की, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश की चाल। की कितना समय में कितना दूरी तय कर लिया, ठीक है। प्रकाश जिस स्पीड से चलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए, क्या सारे के सारे वस्तुओं में प्रकाश की चाल एक ही जैसी होती है, तो कहेंगे नहीं। अलग अलग वस्तु में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे बच्चों, हम अगर बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल, बात किसकी करें, निर्वात में, इसको शून्य भी कहा जाता है, निर्वात को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य भी कहते हैं। शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो अब कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है बच्चों 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में हमारा प्रकाश का चाल कितना हो जाता है, तो कहेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्लियर है। देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। कहाँ पर? निर्वात में, जहाँ कुछ भी नहीं है, वैक्यूम इसको अंग्रेजी में कहते हैं। हम इस निर्वात को बच्चों क्या कहते हैं? वैक्यूम कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। वैक्यूम का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं, जैसे चांद पर जाओगे ना, तो वहाँ कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रकाश का चाल कितना होगा, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? अब क्लियर है? देखिए, तो निर्वात में प्रकाश की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। आपको पता है कि आपका जो सूर्य का प्रकाश है, जो धरती तक पहुंचता है, धरती पर पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? उस सूर्य के प्रकाश को ना बच्चों धरती तक पहुंचने में मात्र कितने सेकंड का? 6 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 6 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। मतलब सोचो 10 मिनट के अंदर में हमारे यहाँ पहुंच गए, कितना स्पीड होगा, उतना दूर रहता है। चलिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों पानी में, जल में, तो जल में हमारा प्रकाश का चाल होता है, जल में होता है या पानी में होता है 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहीं पर अगर हम कांच को देखें, कांच को देखें, तो कांच में हमारा प्रकाश का चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये 3 चीजें हैं। अब 3 को ही हम अगर ऑब्जर्व करें तो क्या लग रहा है आपको, इस तीनों में प्रकाश की चाल क्या एक ही जैसी है? नहीं, तीनों में अलग अलग है। तो आप हमें बताएंगे ये देख करके कि आखिर इसका प्रकाश का चाल सबसे अधिक क्यों है, इसमें प्रकाश का चाल सबसे कम क्यों है, और इसका प्रकाश का चाल सबसे कम क्यों है। यानी हम आपको एक प्रश्न देते हैं बच्चों, होमवर्क में आप लोग हमें बना करके सेंड करेंगे। प्रश्न यह कह रहा है कि अलग अलग माध्यम में, नोट करेंगे, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग क्यों होती है, अलग अलग क्यों होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना, अगर अलग अलग है तो अलग अलग क्यों है, क्यों होती है अलग अलग? जल्दी आप लोग बताइए, आप लोगों का काम है बताना। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जिन भी बच्चों को कैसा नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पार्श्विक विस्थापन। समझते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, किसे कहते हैं हम पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए, पार्श्विक विस्थापन की अगर हम बात करें, पार्श्विक विस्थापन की बात अगर हम करें, ये क्या है पार्श्विक विस्थापन को देखिए, समझिए इसको जरा सा। कह रहा है, मान करके चलिए यहाँ पर हमारा कोई वस्तु है, मान लीजिए हम एक कांच का सिल्ली, कांच का टुकड़ा ले लिए, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि कैसे माध्यम परिवर्तन में दिशाएं मुड़ती है, ठीक है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आया 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 और यहाँ पर आकर के रुका, और यहाँ से कांच की ओर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। पहले कहाँ था यह प्रकाश की किरण, तो वायु में है। अभी यहाँ पर एक अभिलंब होगा, ठीक है, ये होता है ना अभिलंब। देखिए, यहाँ पर यह अभिलंब है। क्लियर है? अब यहाँ पर प्रकाश आया जो है, इस बेचारे प्रकाश को आने के बाद ऐसे ही आ रहा था, सीधा अपना चला जाता, ऐसे इसको चले जाना चाहिए ना, लेकिन ये ऐसा नहीं किया है। इसने क्या किया कि यह थोड़ा सा मुड़ गया है, मुड़ा, फिर यहाँ पर आया, फिर इस जगह पर भी एक अभिलंब होगा, ठीक है। जहां जहां वो मुड़ रहा है ना, जहां जहां वो मिल रहा है ना, उन तमाम बिंदुओं पर क्या होगा बच्चों, एक एक लंबवत रेखा खींची जाएगी, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। क्लियर है? अब यहां से भी प्रकाश का किरण मुड़ेगा वापस से, और मुड़ करके क्या होगा, चला जाएगा। आप अगर गौर फरमाए थोड़ा सा, देखिए
अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिए तो ये है हमारा आपतित किरण जो आ रहा था, यहां पर किरण अपवर्तित हुआ, यहां पर अपवर्तित हुआ और निकल करके चला गया, लेकिन उसको जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। यहां पर पहले वायु है, फिर कांच है, वायु के बाद क्या है हमारा, तो कहिएगा आप कांच है, और फिर कांच के बाद क्या है, फिर खुला हुआ वायु है। तो आपने एक चीज देखा, वायु जब प्रकाश की किरण जब वायु में था और वायु से जब कांच में प्रवेश किया है तो अभिलंब की ओर मुड़ा है, और जब कांच से वायु में आया है तो अभिलंब से क्या हुआ है बच्चों, दूर भागा है। अभिलंब से क्या हुआ है, तो दूर भागा है, ठीक है। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि माध्यम परिवर्तन होता है तो कभी दूर जाएगा, कभी नजदीक आएगा, कभी दूर जाएगा, कभी नजदीक आएगा। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है, यहां पर देखिए, इसके इसके बीच ये है हमारा आपतित किरण, जिसको ऐसे आकर के चले जाना चाहिए। ये है हमारा निर्गत किरण जो निकल करके गया है, ठीक है। तो आपतित और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है, ठीक है, मानकर चलो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी कितना होगा बच्चों, 2 ही सेंटीमीटर होगा, यानी समान दूरी होती है। यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या होगा, x ही होगा। यहाँ 2 था तो यहाँ पूरे के पूरे में 2 ही सेंटीमीटर, जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही, यानी कि दोनों के बीच में एक समान दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। कैसी दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। तो इसका परिभाषा हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और इस निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, इसी लंबवत दूरी को जो समान होती है, ठीक है, इस लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, निर्गत मतलब निकल करके चले जाने वाला, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो आप कहिएगा सर जी उसको कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, पार्श्विक विस्थापन के बाद जो हमारा पॉइंट आता है, उस पॉइंट की हम चर्चा करें अगर, तो हमारा पॉइंट है बच्चों, 1 मिनट, हाँ, वो जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकाश का अपवर्तनांक। आपके मन में क्वेश्चन घूम रहा होगा सर अब ये नया टॉपिक कौन आ गया, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए अभी हमने आपको कहा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। उन्हीं माध्यमों में ना प्रकाश के चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए, कभी भी याद रखिएगा, शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है, शून्य में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में, एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, तो अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और शून्य में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है बच्चों, अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है। इसको हम सी के द्वारा डिनोट करते हैं, तो इसको किसी माध्यम में यानी मीडियम में है तो इसको सी एम के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी अगर हम बात करें बच्चों अपवर्तनांक की किसकी बात करें, अगर हम बात करें बच्चों अपवर्तनांक की, ठीक है, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं C/CN भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आपको अगर कोई कहे कि बताओ कांच में, कांच में नहीं, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो सूर्य में प्रकाश की चाल, शून्य में अभी आपने पढ़ा कि 3 लाख किलोमीटर होता है, 1 3 2 5 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, बट्टा आपको कह रहा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हमने अभी आपको लिखाया भी था, कांच में प्रकाश की चाल होती है बच्चों 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहां से यहां तक अगर आपको कटने वाला लग रहा है तो काट दीजिए, 5 जीरो से 5 जीरो कटा, यानी कि 3/2 आएगा, 3/2 का मतलब 1.5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1.5 आएगा कांच का अपवर्तनांक। बच्चों कभी आपको अगर अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाए तो क्या आप निकाल लीजिएगा या नहीं निकाल लीजिएगा, तो हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं जिसको आप नोट कर लीजिए और उसको लिख करके और याद करके भी लाइएगा। आपको निकालना है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, सॉरी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक निकालना है वायु का, अपवर्तनांक निकालना है आपको पानी का,
अपवर्तनांक निकालना है आपको मिट्टी तेल, जिसको केरोसिन कहते हैं, मिट्टी तेल का, हीरा का, ठीक है, 4 हुआ। एक आप निकाल लीजिएगा इसका, CO2 में कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। बस यही पांचों आप बना करके क्या करिएगा, लाइएगा, पांचों आपसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अपवर्तनांक के बाद बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, तो अपवर्तनांक के बाद एक पॉइंट आता है आपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, आपेक्षिक अपवर्तनांक, क्लियर है। इसको मिटा देते हैं। देखिए, दो माध्यम अगर आपके पास है, अभी जैसे दो माध्यम था, एक कांच था, एक वायु है, एक हीरा है, कोई भी दो माध्यम होगा, ठीक है। तो दो माध्यम में जो है ना प्रकाश एक मिनट, दो माध्यम में ना निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात, दो माध्यम के सापेक्ष या निरपेक्ष में जो अपवर्तनांक का अनुपात निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, क्लियर है। इसमें इससे ज्यादा समझाने वाला कुछ है भी नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम की ओर। हम बच्चों बात करेंगे अगला पॉइंट किस पर, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम की अगर हम बात करें, तो आपने पहला पॉइंट अभी देखा है कि प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण जब आती है ना यहाँ, और किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। और इसी परिघटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अभिलंब। आप अगर गौर से देखिए, तो चाहे आपतित किरण हो, चाहे अपवर्तित किरण हो, चाहे आपतन बिंदु हो, चाहे अभिलंब हो, सारे के सारे लोग अंत में जाकर के एक ही बिंदु पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन, आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही तल में होते हैं, क्लियर है। देख लीजिए, दूसरा बच्चों कहता है, दूसरा नियम यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि यह जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, आपतन कोण जो और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। यह हमारा आपतन कोण है और यह हमारा अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो आपतन कोण का ज्या, अंग्रेजी में उसको साइन भी कहते हैं, आपतन कोण की ज्या, और यह है हमारा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है। क्या होता है, एक का अनुपात, ज्या का अनुपात बच्चों एक नियतांक होगा, क्या होगा, एक नियतांक, एक नियतांक होता है, क्या होता है, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, क्लियर है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई का मतलब हो गया आपतन कोण की ज्या और साइन आर का मतलब हो गया अपवर्तन कोण की ज्या। एक नियतांक होता है, इसको के मान लीजिए, जहां के बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि एक नियतांक हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, यहां तक उम्मीद करते हैं कि किसी को कोई समस्या नहीं होगी। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए बच्चों, जिनको भी नोट करना है या जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी।
फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, तो आज की सभा को नहीं होता है तो बच्चों यही रहने देते हैं, मिलते हैं हम इसके आगे अगली क्लास में। अगली क्लास एक और क्लास होगी जिसमें आपकी फिजिक्स लगभग समाप्त हो जाएगी, ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।